प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। मोदा प्रणाम है और धन्यवाद है साथ में। आज फिर इस शाम पर आपने फिर से सुनहरा मौका मुझे दे दिया है। मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका। कहना चाहूंगा मोहन प्रतीक पटेल का ये 1437वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 27वीं शाम में हमने प्रवेश किया है। आज हिंदी कविता गीतों का ये छठा भाग। इस छठे भाग में अभी तक मैं अपने पटल पर जो उपस्थिति देख रहा हूँ उनमें ललित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित तिवारी जी प्रणाम है, स्वागत है। खिलानंद बिजलवान जी हमसे जुड़े हैं। खिलानंद जी प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं। पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। और सुरेश मनमोजी साहब हमसे जुड़े हैं। मनमोजी जी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और जुड़ गए हैं हमसे तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। आप दोनों की उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। रोज की तरह कहना चाहूंगा हम जिनके साथ जुड़े हैं वो है हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा। और मैं देख रहा हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी भी हमसे जुड़ गए हैं। पंत जी प्रणाम है, स्वागत है। आप प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हृदय से। और मोहन कीर्ति पटेल की शाम को सुंदर बनाने का हम सब लोग प्रयास करते हैं। आज जो कीर्तिकार जिनकी सूची मेरे पास आई है उनमें मैं बताना चाहूंगा आपको, कविता संतुलन लेकर हमारे बीच आएंगे श्री गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी। बाल कहानी तीतर और बुलबुल की अनोखी दोस्ती लेकर हमारे बीच आएंगे परम आदरणीय मोहनदा। याद कर कितना अच्छा लगता है प्रस्तुति लेकर आएंगे दिनेश पांडे जी। और कविता मन विहग ये लेकर आएंगे डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी। और भी अगर कोई एक आध साथी हमारे इच्छुक हों कुछ सुनाने का। और हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे खिलान बिजलवान जी को। ज्योति साह जी ने भी अपना नाम दिया है, कुछ मुक्तक वो रखना चाहेंगी तो उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। चलिए प्रणाम करते हैं पहले। नमस्कार सब लोगों को। और आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त का यह विशेष दिन 1991 से विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के दिन इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वृद्धों को प्रभावित करने वाले कारकों और मुद्दों जैसे स्वास्थ्य में गिरावट व वृद्धों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाकर समाज में बुजुर्गों के योगदान को पहचानने और स्वीकार करने का भी आज का दिन है। तो आज के दिन विश्व भर में स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम व अनेक किस्म की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी के तहत आज हम सबको बुजुर्ग दिवस की बधाइयां भी देते हैं। तो आज के दिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर गौर करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन साहब को याद न करें ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने 19 अगस्त 1988 को 5847 के प्रख्यान पर हस्ताक्षर किए थे, जो 21 अगस्त को तृतीय आयु के विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में प्रकट हुआ। तो आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। तो हम प्रणाम करते हैं उन बुजुर्गों को जिन्होंने कई अनुभव, कई उतार चढ़ाव वाली दुनिया देखी और उनके पास कई अनुभव हैं। उन अनुभवों को भी हम आज साझा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पटल पर भी सीनियर सिटीजनों की उपस्थिति है। युवा तो है ही हैं और युवाओं के साथ साथ हमारे सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। मैं भी स्वयं सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हूँ, क्योंकि 13 सितंबर 59 को बड़ा उड़ती भार शनिवार की शाम लिया जनता ने अवतार। तो 66 साल में मैंने प्रवेश किया है। तो आप सबकी दुआओं से, भले ही बाल अंदर से काले हैं लेकिन मैंने कहा है 70 साल अंदर से सफेद हैं लेकिन बाहर से काले दिखते हैं आप सब लोगों को, लेकिन 70 साल तक ये इसी रूप में दिखेंगे। उसके बाद हम तिलकदा जैसे बाल बनाएंगे, बिल्कुल सफेद रहेंगे। अपना जो भी अनुभव है उसको आप सबसे शेयर करेंगे। तो चलिए 2 लाइनें कहते हुए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो कहना चाहूंगा, सफर बचपन से बुढ़ापे तक का एक अच्छी कहानी भी होगी।
सफर बचपन से बुढ़ापे तक एक अच्छी कहानी भी होगी, पर चलना संभल कर, क्योंकि बीच में जवानी भी होगी, क्योंकि हमारे जवान लोग भी हमारे साथ हैं। तो आप सबका भी हम स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, और लिए चलते हैं अपने बुजुर्ग, उनको सम्मान देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मोहन कीर्ति पटेल पर मूक दर्शक बनकर वो बैठे रहते हैं, लेकिन अपना स्नेह प्रेम देना भूलते नहीं है। तो ऐसी शख्सियत को हम सबसे पहले आज आमंत्रित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। खिलानंद बिजलवान जी, बिजलवान जी प्रणाम करता हूँ आपकी गरिमामय उपस्थिति को, और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी पटेल पर उपस्थित मान्यवर लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आपने जो मुझे कुछ कहने के लिए किया है, प्रस्तुतिकरण तो अपने ढंग का होता है, क्योंकि जो वही मैंने कहा कि न तो मुंह में दांत है न कुछ है, और आंख से कम देखता हूँ। पढ़ने में अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। और मैं आज एक उसका शीर्षक है कटु सियार की लोक कथा। लोक कथा है तो उसको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसमें त्रुटियां को आप क्षमा करें, और जैसे लगे ये तो आप ही जाने। एक बहुत बड़ा विस्तृत वन था, एक बहुत बड़ा विस्तृत वन था। उस वन में लगभग सभी प्रजाति के वन्य जीव जंतु रहा करते थे। उसी वन में एक सियार था, वह बहुत चतुर था। सियार चतुर होते ही है। उनकी सियारनी गर्भवती थी। एक दिन सियारनी सियार से बोली, अजी अजी आप इतने बेपरवाह क्यों बने हैं? मेरे प्रसव का समय निकट है, न कहीं घर बार न कोई ठौर ठिकाना, क्या होगा? सियार बोला, अरे भैया मुझे भी चिंता है, मैं किसी तरह से निश्चिंत नहीं हूँ। जैसा तुम सोचते हो, मैंने जो तरकीब सोच रखी है वह अवश्य सफल होगी। तुम मुझे उसी दिन बता देना जिस दिन प्रसव की टेबल भेजना शुरू हो। सियार ने बोली, उतनी जल्दी तुम क्या इंतजाम कर लोगे? क्या घड़ी भर में घर थोड़ी बनवाया जा सकता है? सियार बोला, मैंने जो सोच रखा है वो तुझे बता देता हूँ। इतनी जल्दी घर थोड़ी ही बना सकता है, इसलिए यह तरकीब जो मैंने सोच रखी है यह अवश्य सफल होगी। सियार ने उसके कान में सारी युक्ति बताई, और उस तरकीब को कैसे कैसे करनी है कार्य रूप में उसका रिहर्सल करवाया। जैसे प्रसव के समय समीप आया और सियारनी को प्रसव पीड़ा सताने लगी, सियारनी सियार से बोली, बहुत दर्द हो रहा है, देखो किधर जाऊं, बताओ कोई ठिकाना है? अभी तक आपने सोचा ही नहीं। सियार ने कहा, जाओ उस गुफा में वहां बच्चों को जन्म दे दो, वहां बच्चों को जन्म दे दो। सियारनी को शेर की गुफा बतलाकर वहां लेकर गया, और स्वयं गुफा के ऊपर एक बड़े पत्थर पर बैठकर शेर के आने की राह देखता रहा। उसे डर था कहीं शेर अगर सीधे प्रसव कर गया तो उसके बच्चों और सियारनी को खत्म कर देगा। वह अपलक उसकी राह देख ही रहा था कि उसे शेर दहाड़ते बड़ी तेज गति से अपनी गुफा की ओर आ रहा था। गुफा के अंदर सियारनी ने बच्चों को जन्म दे दिया था। वे रो रहे थे। शेर के निकट आते देख सियार गुफा के ऊपर से जोर जोर से सियारनी से पूछने लगा। सियार बोला, वो ऊंचे कोट की रानी, उसके संबोधन ऐसा करता है कि ताकि डर, वो ऊंचे कोट की रानी। सियारनी बोली, क्या कहते हो सृष्टि के धनी, ये महाबली? सियार बोला, ये तेरे रथपालू भयपालू चक्रचूल मम्मा भी क्यों रो रहे हैं? सियारनी ने गुफा के अंदर से ऊंची आवाज में बोली, हे महाबली, मैं क्या करूं, समस्या जटिल है। ताजा शेर का मांस नहीं मिल रहा है, और बासी शेर का है उसे नहीं खा रहे हैं। शेर ने उन दोनों का वार्तालाप सुना, विचारने लगा, जंगल का राजा शेर मैं,
और मेरे घर में मुझसे भी बड़ा ऊंचे कोट का राजा रानी और उनके चारों बालक रैपालू भैपालू चक्का चूर बम्मा वीर बड़े बहादुरों के नाम, जिनके नाम से पता लग रहा है कि ये नाम बड़े वीर बलशाली लोगों के होते हैं। और फिर वो कह रही है कि शेर का बासी मांस नहीं खाते और ताजा नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें खोज है। और मैं स्वयं ही काल के मुंह में जा रहा हूँ। जैसे पतंगा आग में जलने को जाता है, जान है तो जान है, घर दूसरा ढूंढूंगा, जान बचानी ही आज मेरी की बुद्धिमत्ता है। ये सोच तुरंत पीछे मुड़ा और बहुत दूर जाने का मन बनाकर चलता बना। चलते चलते एक घाटी छोड़ी और दूसरी घाटी पकड़ी। इस तरह जब बहुत दूर चला जा रहा था तो शेर को एक बंदर लगा। बंदर ने शेर को घबराया हुआ देखकर उसके निकट गया, बोला, मामा राम राम, चल भागते जा रहे हो? आप तो बहुत घबराए नजर आ रहे हो। क्या बात है? आप बन के आपके बन आप बन के राजा है। आपके चेहरे पर मैंने कभी इससे पूर्व घबराहट नहीं देखी। क्या अपना दुखड़ा मुझे बता सकते हो? शेर ने बंदर को अपने निकट बुला उससे बोला, यार भांजे, क्या जी बताऊं, धैर्य उठ के क्या बताऊं, तूने तूने मेरी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं पहचाना। वास्तव मेरे ख्याल से थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उनके उसमें। खिलानंद जी, कहानी बड़ी अच्छी है और आपके सुनाने का तरीका भी बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा मायूसी हमको ये हो रही है कि हम पूरी कहानी आपकी सुन नहीं पा रहे हैं। बीच बीच में जो है आवाज आपकी कट रही है। अभी तो पता नहीं वो पटल से भी आउट जैसे हो गए हैं। पटल से चले गए, पटल से पटल में नहीं दिखाई दे रहे अभी। हाँ, और मुझे लग रहा है कि उनका अभी नेटवर्क शायद कमजोर है। तो चलिए खिलाना जी, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपकी कहानी को शायद फिर जिस दिन नेटवर्क ठीक होगा तो उस दिन हम जरूर सुनेंगे। और हमारे पहाड़ी में कहा भी जाता है, जब माताएं बहनें आशीष देती हैं किसी उसमें, तो बाघ जस बलिए हुए श्याल जस चतुर हुए, यानी श्याल की चतुरता का भी उदाहरण दिया जाता है। बाघ जस बलिए हुए, श्याल जस चतुर हुए, कौवा जस ज्ञानी हुए, बगुल जस ध्यानी हुए। तो ये सब आशीष है हमारी माताएं बहनें, चाहे चिऊड़ रखूं चाहे हरियल रखूं, और हर त्योहारों के अवसरों पर ऐसी आशीषें हम सबको मिलती रहती है। तो खिलानंद जी का आभार प्रकट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें भी दुख हुआ कि उनकी कहानी को हम पूरा नहीं सुन सके। चलिए फिर सुनेंगे। तो पटल में हमारी ज्योति बहन भी जुड़ चुकी हैं। ज्योति, स्वागत करते हैं पटल पर आपका भी, और बने रहिएगा साथ में। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं अब पटल पर, हाँ, शोभा दीदी की भी उपस्थिति हो गई। शोभा दी प्रणाम, मैं स्वागत करता हूँ आपकी उपस्थिति को।
और 5 अन्य लोग भी जुड़े हैं निर्मल जी, जरा देखिएगा उनको। तो उन सब लोगों का भी हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। नाम कुछ देर बाद जब मुझ तक आ जाएंगे तो मैं जरूर आपको धन्यवाद दूंगा आपकी उपस्थिति को। तो लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। गिरीश बेस्ट हंसमुख हमसे जुड़े हैं। गिरीश दा, आपकी उपस्थिति है पटल पर? पटल पे दिख भी रहे हो। कविता संतुलन का पहला नंबर है आज इस पटल पर, आपने जो नाम दिया था। और गिरीश जदुदार पटल पर ये लता जोशी और मनीषा पांडे मैडम, ये लोग की उपस्थिति भी दिखाई दे रही है। और प्रकाश चंद्र तिवारी जी तो है ही दिखाई। जी, मनीषा पांडे जी, प्रकाश तिवारी, और कौन है? लता जोशी हैं, ललित तिवारी जी हैं। तो खैर है ही, वो जुड़े थे। तो और ये सुरेश मनमोजी जी हैं। मनमोजी जी का हमने स्वागत कर दिया है पटल पर। तो जो अन्य 3 लोग और जुड़े हैं हमसे, उनमें लता जोशी जी हैं जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मनीषा पांडे जी हैं और प्रकाश तिवारी जी हैं। आप तीनों का भी मैं मोहन कीर्ति पटल पर स्वागत करता हूँ, आपकी गरिमामय उपस्थिति का। तो बने रहिएगा हमारे साथ और लिए चलते हैं गिरीश दा की ओर। गिरीश विष्ट को आमंत्रित शीर्षक उन्होंने एक कविता का वाचन करना है, देखते हैं वो संतुलन किस तरह बनाते हैं अपनी कविता का। स्वागत है गिरीश दा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू, प्रणाम करता हूँ। किसान जी प्रणाम करता हूँ। बाकी अपने सभी भाइयों को बहनों को दीर्घायु शुभाशीष कहता हूँ। चलिए, मैंने तो डिटेल में लिखा ही है, मैं अपने पावन पराग पुस्तक से मैंने इसको चयन किया है, इस कविता का आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भूल चूक माफ करना। संतुलन। प्राणी मात्र के जीवन हेतु संतुलन प्रकृति का है अनिवार्य। तू भी तो है एक अंग प्रकृति का, तद शोषण कर पोषण कार्य। तू भी तो है एक अंग प्रकृति का, तद शोषण कर पोषण कार्य। पृथ्वी पर जीवन धारी है, सबके सब वे उपकारी हैं। विधि के अवयव अविकारी हैं, के जन जन के हितकारी हैं। वट में जीवन जल में जीवन, क्यों न इन्हीं पर विचार करें। संवर्धन संरक्षण में इनके क्यों न प्रकृति प्रसार करें। मृत स्वरूप धरा को संजीवनी दें, मृत स्वरूप धरा को संजीवनी दें। जन जन से हम फरियाद करें। धो कलंक भाग व्यवस्था का सब मिलजुल कर परित्याग करें। तकनीकी विकास के कारण ही मनु ही तो प्रकृति का शोषक है। जीव जंतु चौपायों का अति ही दुखदायी कुपोषक है। यह विकास अति दुखदायक है। जनजीवन हेतु विनाशक है। लोभी अज्ञानी मनीषी का दुष्चक्रों का परिचायक है। जब तक यह जग संतुलित होकर वर्धन पोषण उन्नत न करे, मेदिनी डूब निराशा में कहीं निज आत्म न बलिदान करे। ये मानव तू ऑक्सीजन हेतु क्यों न अधिक उत्पाद करे। प्रदूषित वायु को चौपट कर जल को स्वच्छता प्रदान करे। धरणी की उर्वरा शक्ति बढ़े। आर्द्रता धरा की नियंत्रित हो। भूख शरण की पुनरावृत्ति न हो। पशु पक्षी पनाह विहीन न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस कविता को सुनने का। जी बहुत आभार है गिरीश दा, बहुत धन्यवाद देते हैं। पवन पराग पुस्तक से आपने ये शीर्षक से कविता उठाई, संतुलन। प्राणी मात्र के जीवन हेतु संतुलन वाकई में अनिवार्य है। और ये जो जीवन धारा है ना,
प्राणियों की वो तराजू के दो पलड़ों की तरह है। अगर संतुलन न हो तो एक पलड़ा नीचे और एक पलड़ा ऊपर चला जाता है और कुछ भी घटित हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है जीवन में संतुलन बनाए रखना, प्रकृति में भी संतुलन बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। और अपनी कविता के माध्यम से ये संदेश देने का आपने प्रयास किया, बहुत धन्यवाद है गिरीशा। पुनः आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ और कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ आगे, लिए चलता हूँ अब बाल कहानी की एक सुंदर से शीर्षक की ओर, तीतर और बुलबुल की अनोखी दोस्ती। अब देखते हैं ये कैसी दोस्ती है, इसको हमारे परम आदरणीय मोहनदा अपने शब्दों में बयां करेंगे। और मैं स्वागत करता हूँ मोहनदा मौन कीर्ति पटेल पर आप। धन्यवाद आदरणीय जनुदा पटल पर उपस्थित हमारे इस विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी, आदरणीय गिरीशचंद बिष्ट जी, आदरणीय खिलानंद जी, शोभा दीदी, हमारे इस पटल पर जुड़ी हुई प्रकाश चंद जी, डॉक्टर मनीषा जी, दिनेश पांडे जी, लता पंत जी, और पटल पर ललित तिवारी जी, डॉक्टर निर्मल जी, सब लोगों का आभार और विशेष संचालन के लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आइए एक आप तक पहुँचाता हूँ बाल कहानी तीतर और बुलबुल की अनोखी दोस्ती। एक बार की बात है, एक घने जंगल में जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते थे और पेड़ों की शाखाएं हवा में झूमती थी, वहीं एक तीतर रहता था। उसका नाम था तितरुआ। तितरुआ का रंग सुनहरा भूरा था और उसकी पूंछ पर चमकीले धब्बे थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। तितरुआ बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती पर थोड़ा घमंड भी था। वो जंगल के हर कोने में घूमता, अपनी पूंछ लहराता और सबको अपनी सुंदरता दिखाता, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए बेचैन रहता था। उसी जंगल में एक बुलबुल भी रहती थी जिसका नाम था मधुर। और मधुर की आवाज़ इतनी मधुर थी कि वह गाती तो जंगल के सारे जानवर और पक्षी रुककर उसे सुनने लगते। उसकी आवाज़ में जादू था जो सबके दिल को छू लेता था। मधुर बहुत सादगी से रहती थी। वो छोटे छोटे पेड़ों की टहनियों पर अपना घोंसला बनाती और हर सुबह अपने मधुर तान से जंगल को जगाती। लेकिन मधुर को लगता था कि उसकी आवाज़ के अलावा उसके पास कुछ खास नहीं है। वो तीतर जैसे रंग बिरंगे पंखों की सुंदरता को देखकर अक्सर उदास हो जाती थी। एक दिन की बात है, जंगल में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। जंगल के राजा शेर सिंह ने ऐलान किया कि सभी पक्षी और जानवर अपनी अपनी खासियत दिखाएंगे और जो सबसे अनोखा प्रदर्शन करेगा उसे जंगल का गौरव का खिताब दिया जाएगा। इस खबर से जंगल में हलचल मच गई। हर कोई अपनी तैयारियों में जुट गया। तितरुआ ने सोचा, मेरी सुंदर पूंछ और नाचने की कला मुझे यह खिताब जरूर दिलाएगी। कोई मधुर ने सोचा कि मेरी आवाज़ ही मेरा गहना है, शायद मैं अपनी गायकी से सबका दिल जीत लूं। तितरुआ और मधुर, जो पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, एक दिन एक आम के पेड़ के नीचे मिले। तितरुआ अपनी पूंछ सजाने में व्यस्त था और मधुर पास ही एक टहनी पर बैठकर अपनी गायकी का रियाज कर रही थी। तितरुआ ने मधुर की आवाज़ सुनी और चौंक गया। उसने पूछा, ये मधुर स्वर किसका है? मधुर ने शर्माते हुए कहा,
मैं हूँ मधुर, साधारण बुलबुल। तितरुआ ने हंसते हुए कहा, साधारण तुम्हारी आवाज़ तो जंगल की सबसे अनमोल चीज़ है, लेकिन मुझे देखो, मेरे पंख की सुंदरता के आगे कोई टिक नहीं सकता। मधुर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पंख सचमुच सुंदर हैं तितरुआ, लेकिन सुंदरता तो मन की भी होती है ना? तितरुआ को मधुर की बात अच्छी लगी। उसने कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर उत्सव के लिए कुछ खास करें। तुम गाओ, मैं नाचूं, और हम साथ में जंगल का गौरव जीत लें। मधुर को यह विचार पसंद आया। दोनों ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। तितरुआ रोज अपने नाच का अभ्यास करता और मधुर अपनी गायकी को और निखारती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, तितरुआ को लगने लगा कि उसका नाच मधुर की आवाज़ के सामने फीका पड़ रहा है। उसे जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मधुर की आवाज़ इतनी खास है तो मेरी सुंदरता का क्या मूल्य। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सारा ध्यान मुझ पर जाए। एक दिन जब मधुर अपनी गायकी का रियाज कर रही थी, तब तितरुआ ने चुपके से उसके घोंसले के पास कुछ कांटेदार टहनियाँ बिछा दी। उसने सोचा कि अगर मधुर का घोंसला टूट जाए तो वह उदास होकर उत्सव में भाग नहीं ले पाएगी और सारा ध्यान तितरुआ पर रहेगा। लेकिन मधुर ने जब यह देखा तो वह बिल्कुल नाराज नहीं हुई। उसने तितरुआ को बुलाया और कहा, तितरुआ, क्या तुमने ये टहनियाँ यहाँ रखी? तितरुआ ने झेंपते हुए कहा, हाँ मधुर, मुझे डर था कि तुम्हारी आवाज़ मेरे नाच को फीका कर देगी। मैंने गलती की। मधुर ने मुस्कुराकर कहा, तितरुआ, हम दोस्त हैं। हमें एक दूसरे से जलन नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम्हारे नाच में और मेरी गायकी में जादू है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो जंगल में पहले कभी नहीं हुआ। तितरुआ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मधुर से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वह पूरी ईमानदारी से उसके प्रदर्शन की तैयारी करेगा। दोनों ने फिर मेहनत शुरू की। तितरुआ ने मधुर की गायकी के साथ अपने नाच को तालमेल करना सीखा और मधुर ने तितरुआ के नाच के लिए ऐसी धुनें बनाई जो उसके कदमों को और सुंदर बनाती थी। उत्सव का दिन आ गया। जंगल के सारे जानवर और पक्षी शेर सिंह के सामने इकट्ठा हुए। एक एक करके सभी ने अपनी कला दिखाई। कोई गीत गा रहा था, कोई नाच रहा था, तो कोई अपनी ताकत दिखा रहा था। लेकिन जब तितरुआ और मधुर की बारी आई तो जंगल में सन्नाटा छा गया। मधुर ने अपनी मधुर आवाज़ में गाना शुरू किया और तितरुआ ने उसके साथ ताल मिलाकर नाचना शुरू किया। तितरुआ की पूंछ हवा में लहरा रही थी और उसके कदम मधुर की धुन के साथ ऐसे चल रहे थे जैसे दोनों की एक आत्मा के दो हिस्से हों। उनका प्रदर्शन इतना अनोखा और सुंदर था कि सारे जानवर, पक्षी मंत्र मुग्ध हो गए। जब प्रदर्शन खत्म हो गया तो जंगल तालियों और चहचहाट से गूंज उठा। शेर सिंह ने कहा, तितरुआ और मधुर, तुम दोनों ने दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती और एकता में कितनी ताकत होती है। तुम दोनों ही जंगल का गौरव हो। तितरुआ और मधुर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि जीत का असली मजा अकेले नहीं बल्कि दोस्ती और सहयोग में है। उस दिन से तितरुआ ने अपने घमंड को छोड़ दिया। मधुर ने अपनी सादगी को अपनी ताकत समझा। दोनों जंगल में सबसे अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। इससे सीख मिलती है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। जलन और घमंड हमें कमज़ोर बनाते हैं, लेकिन दोस्ती और सहयोग हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद है मोहनदा। बहुत तीतर और बुलबुल की अनोखी दोस्ती। दोस्ती वाकई में अनोखी होती है, जो बिन कहे दोस्त की हर बात का आभास कर लेती। दोस्ती की बात हो, कृष्ण और सुदामा के जिगरे न हो, ऐसा कोई नहीं। जो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का लोग उदाहरण देते हैं,
तो ऐसी दोस्ती बनी रहे। हमारे पटेल पेड़ भी हमारे कई मित्र, कई दोस्त बन गए हैं। तो ये दोस्ती जो है कायम रहे, ऐसी उम्मीद, ऐसा विश्वास करते हैं। तो चलिए, जनता ये खिलानंद बिजलवाड़ जी आ गए हैं ना, उससे आगे की कथा अगर वो सुना दें, जहाँ तक लगती है उन्होंने सुनाई थी वो कथा। हाँ, आपकी वो बीच में व्यवधान हो गया ना। अब ये आपने जब बंदर को जब शेर मिला था, उससे आगे की सुनाइए अब आप। कहाँ तक सुना दिया होगा मैंने? वो सुनाया था आपने, बंदर को जब शेर मिला, शेर भागते हुए बंदर के पास पहुंचा, उससे आगे की सुनाइए। कर लेता हूँ। फिर मन में यह बहुत दबाते हुए बोला, अरे भांजे, मेरे घर में किसी महाबली सृष्टि के धनी मानी का बास है। उसने कब्जा कर रखा है और मैं उस समय से बेघर घूम रहा हूँ। अपनी आप बीती सारी कहानी सुनाई और स्वयं कांप उठा। यहाँ तक सुना दी होगी, यहाँ तक सुना दी थी मैंने। जी आगे जी, यहाँ तक हो गई। हाँ, तो बंदर हंसा, बोला, वाह मामा वाह, आप भी इतने बुद्धिमान बलवान होकर शियार से डर रहे हो। वह शियार है और कोई नहीं, आप क्यों डरते जा रहे हो? शेर बोला, अरे नहीं भांजे, मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्षमा करना मामा, अगर आप रुष्ट ना हो तो मेरे पीछे पीछे आओ, आगे आगे आपके साथ पर चलता हूँ। बंदर बोला, भांजे, क्या तू मुझे मरवाएगा? कहीं निकट आने पर तू भाग जाएगा और वे मुझ पर टूट पड़ेंगे। बंदर बोला, लो मामा, तुम कैसी बात करते हो? क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर तुम्हें इतनी घबराहट है तो आओ, मेरे पूछ पर बन जाओ, आगे आगे मैं चलता हूँ। ये तो ठीक है ना? और शेर को बंदर ने अपनी पूछ पर बांधा और खुशी खुशी उछलते कूदते चलने लगा। मन बड़ा खुश था, शियार की आज काम खत्म करना है। यह बड़ा चालाक है, मन के जीवों को गुमराह करता है। ऐसा करने पर लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और शेर भविष्य के लिए मेरा बंद हो जाएगा। तो चतुर था ही, ये इनके नेटवर्क में दिक्कत आ ही रही है। वो जान चुका था कि बंदर या किसी ने मेरा भेद अगर खोल दिया तो खैर नहीं। एक दिन उसे यानी शेर को बंदर की पूंछ पर बंदा देख उसे खुशी खुशी उछलते कूदते आते दिखा। उसने सोच लिया, ये सारा भेद बंदर ने खोला, इस बेईमान काजी को ही मरवा डालना है, अपने राज कांटे को उखाड़ फेंकना है। यह सोच कर शियार ने बंदर को काटते हुए जोर से ऊंची आवाज में बोला, शाबाश मेरे बंदर मित्र, मंगवाई के साथ विचार आया मन में कि बंदर ने शायद शियार से पूरी कर रखी और मुझे मरवाने के लिए यह षड्यंत्र रचा कर बंदर को मेरा हमदर्द बनाकर यह काम करवा रहा होगा। थक कर जाने का ऐसा सोच जल्दी से पीछे पलटा और बंदर बंधा होने से उसकी खोपड़ी एक पत्थर से टकराई और बंदर हमेशा के लिए खो गया। शेर दुश्मन को छोड़कर अन्यत्र जा बचा। ऐसा होता है बुद्धिमान, क्योंकि कहा भी है, बुद्धि बलम करते निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम बने सिंह मरोन मंत्र सशके निवाट का वही ऐसा है। और यह कहानी यह शिक्षा देती है कि बुद्धि बड़ी है और शेर को शियार ने जो है गुमराह करके उसके घर में आवाज किया और अपनी चालाकी से
उसे डरा दिया, वो भाग गया, उसे बंदर मिला, उसने उसका भेष खोला, तो जब वापिस आ रहा था तो वो खुद ही पीछे आगे से उसे मरवा दिया। तो ऐसा है, बुद्धि बड़ी चीज है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको सुनी गई हो या ना सुनी गई हो, अब इसके लिए तो मैं क्या करता हूँ, मजबूर हूँ। धन्यवाद। नहीं नहीं, पूरा लगभग सुनाई दिया। और जो सुनी जी अधूरी जो रह गई थी वो बाद में आपने उसको पूरा किया। और वाकई में चतुरता के आगे, बुद्धिमानी के आगे बड़े बड़े बलवान भी फेल हो जाते हैं। और यही चतुरता हमारे जो आपने ये छोटी सी कहानी रखी, लोक कथा रखी चतुर सियार की, और मैं पहले भी कहा था लेकिन आप शायद पटल में नहीं थे, क्योंकि हमारे वहाँ आशीष के रूप में भी इसको हमारी जो माताएं बहनें हैं, जब कभी भी त्योहार के समय में पूजा अर्चना होती है या चूड़े रखने का सीजन आता है, हमारा हरेला रखने का आता है, तो उसमें जरूर ये आशीष में लाए हैं कि बाघ जैसे बलिए हुए, श्याल जैसे चतुर हुए। अगर बलवान तो बाघ जैसा बनेगा तो सियार की तरह चतुर भी होना, और कौवे जैसा ज्ञानी हो, कौवे सा ज्ञान तुझमें हो, और बगुले सा ध्यान तुझमें हो। तो ये चारों ऐसे पक्ष हैं जिनका उदाहरण दिया जाता है। और माताएं बहनें जब भी आशीष देती हैं तो ये बात जरूर रखती हैं। तो चलिए खिलानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी ये छोटी सी कहानी एक नई सीख इसने दी। ये माइक भी बंद कर लीजिएगा खिलानंद सर, माइक भी आपका माइक बंद कर लीजिएगा सर। अब मैं इससे पहले कि निर्मल पंथ जी को बुलाऊं, मैं बुलाना चाह रहा हूँ ज्योति शाह जी को, कुछ मुक्तक रखना चाह रही है वो। ज्योति, स्वागत करता हूँ मौन के कार्यक्रम के संयोजक मोहन दा को प्रणाम, संचालक जनुदा को, गिरीश चचा को, शोभा दीदी, खिलानंद दाजू, तिलक दाजू, सभी लोगों को, जितने भी सयाने लोग हैं सबको मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, दिनेश पाटिल जी, जो लोग छोटे हैं उनको जय श्री राम। ये मुक्तक है, तो अभी अभी मुक्तक लिखा है वो जनुदा पे लिखा है कि पहले मैं ये लिखे हुए मुक्तकों को करूं पेश। उससे पहले कि सफेद बाल अनुभव का खजाना है, सफेद बाल अनुभव का खजाना है, और काले बाल जवानी से दोस्ताना है। हर दिल को बना देते हैं जो जश्न, हर दिल को बना देते हैं जो जश्न, जन्नोदा जिंदा दिल्ली का फसाना है। ये अभी जो बात हुई थी। बहुत धन्यवाद। लेकिन ज्योति, तुम्हारे संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने 70 साल तक कसम खाई है कि 70 के बाद जो है अपनी सफेदी गिरीशदा की तरह दिखाऊंगा। 66 वर्ष की उम्र मेरी हो चुकी है। 13 कोई बात नहीं दादा, आगे चलो पीछे हम, नो प्रॉब्लम, हमें आप लोगों के नक्शे कदम में चलेंगे। दूसरा जो आप वरिष्ठ जन पे कहा था दादा ने, मोहनदा ने, उसमें लिखा हुआ है कि बेलों को पनपने के लिए, ये अभी भी लिखा है, बेलों को पनपने के लिए दफ्त की जरूरत होती है, गीतों को सजने के लिए रागों की जरूरत होती है, मिट्टी पत्थरों से नहीं बनते हैं घर को घर बनाने के लिए बुजुर्ग की जरूरत होती है। ये आज सभी लोगों को, सयाने लोगों को समर्पित है। और जो मुक्तक है ये किसी भी उसमें, क्योंकि इसमें कोई बंद नहीं होते, कहीं पर कोई उसके साहित्य की कोई वो कहना चाहिए कि कोई भी व्याकरणीय वो नहीं होती। इस पे लिखा गया है कि पहला है, अच्छी आवाज को किसी सांस की जरूरत नहीं होती, मन की भावनाओं को किसी आग की जरूरत नहीं होती, परिस्थिति मिले तुरंत भड़क जाएंगे, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने हौसलों से, उन्हें पहचान के लिए किसी की दाद की जरूरत नहीं होती। दूसरा मुक्तक है कि परों को परवाज दे, परों को परवाज दे, अल्फाजों को आवाज दे, हाथों को नवकल्पना, सपनों को उड़ान दे। तीसरा मुक्तक है, हर रिश्ते का आधार तू है, नारी के लिए कहा गया है कि हर रिश्ते का आधार तू है, शक्ति का पैगाम तू है, तू मानवी, तू ही देवी है, तू ही राधा, तू ही वैदेही। विश्व दिवस पे लिखा था, जीवन का आधार है, भय निराधार है, जीवन का आधार है, भय निराधार है, शक नहीं, यह संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार। खामोशी में भी आवाज होती है, खामोशी में भी आवाज होती है, पत्थरों में भी जान होती है,
डराता हो चाहे यह समाज जितना कितनी भी क्यों ना जहर घुल गया हो फिजाओं में, डराता हो चाहे यह समाज जितना, आज भी मेरे शहर की मस्जिद में अजान होती है। छठा मुक्तक है कि जन्म से मृत्यु तक की यात्रा को, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा को जिंदगी कहते हैं, जिसे आ जाए जीने की कला उसे हम बंदगी कहते हैं। सातवां है उस खुदा को याद रख हर पल, उस खुदा को याद रख हर पल, हिसाब तो देना ही होगा आज नहीं तो कल। छिपा ले भले ही हर गुनाह को उससे, छिपा ले हर गुनाह को भले ही उससे, पर है वहां वो आईना जिससे गुजरेगा हर बीता पल, हिसाब तो देना ही होगा आज नहीं तो कल। और अंतिम शेर के साथ अपने शब्दों को यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगी कि हर मुसाफिर है सहारे तेरे, ये शेर मेरा नहीं है, राहुल इंदौरी जी का है। हर मुसाफिर है सहारे तेरे, कश्तियां तेरी किनारे भी तेरे, और मेरा ये दिल दुखों का अभावों का चिराग, चांद भी तेरे हैं सितारे भी तेरे, हम भी तेरे हैं सहारे तेरे। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। बहुत सुंदर ज्योति, बहुत सुंदर मुक्तक वो हमारे बारे में भी दिए और बुजुर्गों के बारे में भी दिए कि घर को घर बनाने के लिए बुजुर्गों की जरूरत होती है। वाकई में जो अनुभवों से इस दुनिया से बहुत कुछ सीखते हैं, उनके अगर अनुभव का लाभ लेना है तो बुजुर्ग की छत्र छाया में बैठना ही पड़ेगा। आज जो कुछ हम हैं, हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ बोल पाते हैं, ये सब उन्हीं बुजुर्गों का स्नेह आशीर्वाद है जिनकी छत्र छाया में हम बैठे थे और आज भी बैठ रहे हैं। तो उन्हीं का सब आशीर्वाद है और बहुत सुंदर से मुक्तक देने के लिए आभार प्रकट करते हैं ज्योति। और ये चलते हैं अब हमारे पास जो मन विहंग विहग एक कविता का शीर्षक है, जिसको हमारे डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी हमारे इस पटल पर रखेंगे। तो निर्मल जी मैं स्वागत करता हूँ और जो 7 अन्य लोग पीछे जुड़े हुए हैं उन सबको भी प्रणाम करते हुए उनकी उपस्थिति को मैं मोहन जी के पटल पर स्वागत करता हूँ आप सबका। निर्मल जी माइक। हाँ जनुदा, ये दिनेश पांडे जी का भी आया था एक, शायद है आया हुआ, मैंने देख रहा था उस पर, जब मैंने भेजा था उस समय उनका भी दिख रही थी एक। दिनेश पांडे जी है आपका था कुछ? हाँ, याद कर कितना अच्छा लगता है। हाँ जी जी, दिनेश पांडे जी का है, याद कर कितना अच्छा लगता है। आप देखिए उसके आप उसके बाद हो जाएगा। अच्छा चलिए चलिए, मन विहग करके में एक कविता है। मन को पक्षी की तरह, मतलब वो पक्षी अपना संदेश ले जाए या ले आए संदेश, तो मन विहग उड़ रे कदम्ब की डाल पर, मुरली लिए बैठे होंगे जहां गिरधर। मन विहग उड़ रे कदम्ब की डाल पर, मुरली लिए बैठे होंगे जहां गिरधर। या ग्रहण कर ले यमुना किनारा, जहां काली नाग सर से अहंग उतारा। मुझे पहुंचा दे ब्रज गांव मेरे, अभी श्रृंगार मेरा यौवन में है। मुझे पहुंचा दे ब्रज गांव मेरे, अभी श्रृंगार मेरा यौवन में है। दे मुझे अवतार फिर उस गांव जाए, दे मुझे अवतार फिर उस गांव जाए, जहां कंस भय है मायावी पूतना है। ये प्रतीकात्मक कविता है पूरी। दे मुझे अवतार फिर उन गांव जाए, जहां कंस भय है और मायावी पूतनाएं। विरहिणी को उस मथुरा पहुंचा दे, आदर्श मध्वरी जहां बिछुड़ गए थे। मध्वरी श्री कृष्ण, आदर्श रूपी श्री कृष्ण रूपक। विरहिणी को उस मथुरा पहुंचा दे, आदर्श मध्वरी जहां बिछुड़ गए थे। नाच रे खग देश लय धुन राग पर, नाच रे खग देश लय धुन राग पर, मन विहग उड़ रही कदम्ब की डाल पर, मुरली लिए बैठे होंगे जहां गिरधर। मन मयूर मत प्रमुदित पंख फैला, आज सामाजिक उससे सचेत रहने को कह रखा है मन से। मन मयूर मत प्रमुदित पंख फैला, हृदय श्याम न सह सकेगा काट लेगा। मन मयूर मत प्रमुदित पंख फैला, हृदय श्याम सह न सकेगा काट लेगा।
कर कृष्ण मधुमासी मधुवन प्रयास, कृष्ण प्रवास। कृष्ण का दो अर्थ है यहाँ पर, कृष्ण के काला रंग भी है, कुटिल हृदय, उसके लिए भी कृष्ण का वो है, तो दो अर्थ है। कर कृष्ण मधुमासी मधुवन प्रवास, कृष्ण कुटिल जहां करते मधुवन विनाश। कृष्ण कर कृष्ण मधुवासित मधुवन प्रवास, कृष्ण कुटिल मतलब लोहे का रंग काला है तो वो कुल्हाड़ी, कृष्ण कुटिल जहां करते वन विनाश। घटा घनश्याम त्रिविध ताप हरती, घटा घनश्याम त्रिविध ताप हरती, वहां विदीर्ण वक्ष भूजल को तरसती। पक्षियों का कुंजन कहाँ खो गया है, पक्षियों का कुंजन कहाँ खो गया है, गोपाल मधुवन क्यों नीरव हुआ है। पक्षियों का कुंजन कहाँ खो गया है, गोपाल मधुवन क्यों नीरव हुआ है। अब विपिन भी पा गया नव सदी के पर, अब जंगल खत्म हो रहे हैं नई सदी के विकास के दौर पर। अब विपिन भी पा गया नव सदी के पर, मन विहग ले चल कदम्ब की डाल पर, मुरली लिए बैठे होंगे जहां गिरधर। उन मंदिरों में रमकर क्या करेगा, उन मंदिरों में रमकर क्या करेगा, जहां धोती स्वच्छ पहने भक्त मैला। उन मंदिरों में रमकर क्या करेगा, जहां धोती स्वच्छ पहने भक्त मैला। जहां वर्ण जाति का भेद फैला, संप्रदाय एक और प्रभु अकेला। उन मंदिरों में रमकर क्या करेगा, जहां धोती स्वच्छ पहने भक्त मैला। जहां वर्ण जाति का भेद फैला, संप्रदाय एक और प्रभु अकेला। धूमिल हुई आश प्रभु प्रेम रस की, यहाँ व्यर्थ शोण की बदली बरसती। धूमिल हुई आश प्रभु प्रेम रस की, यहाँ व्यर्थ श्रोण की बदली बरसती। धन्य रे क्या हो रहा प्रभु नाम पर, धन्य रे क्या हो रहा प्रभु नाम पर। मन विहग उड़ रे कदम्ब की डाल पर, मुरली लिए बैठे होंगे जहां गिरधर। मन राधा नागर नगरी मत जाना, नागर माने चतुर, राधा नागर तो कृष्ण को कहते हैं, और नागर माने चतुर। ये नगर जो है, नगर क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर जो हमारे नगर क्षेत्र है वहां चतुराई है, वहां जालसाजी है। तो मन राधा नागर नगरी मत जाना, फिर स्वार्थ में छला मत लौट आना। कुरुक्षेत्र में मत अकेला छोड़ दो, मन श्याम तुम ही पार्थ सारथी हो। पुनः बल दो कौरवों के विरुद्ध, पांचजन्य फूंक दूं छेड़ दूं युद्ध। मन विहग सुदर्शन हाथों में उठा ले, निज दुर्बलताओं पर प्रथम विजय पाले। मन विहग सुदर्शन हाथों में उठा ले, निज दुर्बलताओं पर प्रथम विजय पाले। कृष्ण मन को मिल सके प्रभु ज्योत अक्षर अक्षर। यहाँ भी श्लेष अलंकार है, कृष्ण मन, कृष्ण माने काला भी होता, कृष्ण माने कृष्ण भगवान। कृष्ण मन को मिल सके प्रभु ज्योत अक्षर, मन विहग उड़ रे कदम्ब की डाल पर, मुरली लिए बैठे होंगे जहां गिरधर। मन अब अंतिम अंत है, मन ले जा मुझे उस पाप थल में, मत ले जा मुझे उस पाप थल में, मनुज की गरिमा जहां कोई अतल में। मन ले जा मुझे उस, मत ले जा मुझे उस पाप थल में, मनुज की गरिमा जहां कोई अतल में। विकराल पंजे लिए है राजनीति, डसती है फणिधरों की कुटिल नीति। मत ले जा मुझे उस पाप थल में, मनुज की गरिमा जहां कोई अतल में। विकराल पंजे लिए है राजनीति, डसती है फणिधरों की कुटिल नीति। लोलुप मित भोगियों का बसेरा, लोलुप मित भोगियों का बसेरा। स्वार्थ मसी में मुख जहां धोता अंधेरा, स्वार्थ मसी में मुख जहां धोता अंधेरा। जा पूछना वहां सभी से प्रश्न मेरा, जा पूछना वहां सभी से प्रश्न मेरा। घर जला कर दिया कैसा सवेरा, जा पूछना वहां सभी से प्रश्न मेरा। घर जला कर दिया कैसा सवेरा। मैं झुग्गियों पर नहीं चाहता महल, मैं झुग्गियों पर नहीं चाहता महल। मन विहग उड़ रे कदम्ब की डाल पर, मुरली लिए बैठे होंगे जहां गिरधर, मुरली लिए बैठे होंगे जहां गिरधर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर निर्मल पंत जी को। संप्रदाय एक और प्रभु अकेला, उन मंदिरों में बैठकर क्या करेगा। ये कविता के साथ बीच बीच में सुंदर सी व्याख्या भी जो अपनी पंक्तियों की आपने की, और प्रतीकात्मक इस कविता को मन विहग उड़ रहे कदम्ब की डाल पर, मुरली लिए जहां बैठे होंगे गिरधर। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां
देने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि समय भी धीरे धीरे खसकता हुआ पहुंच चुका है उस जगह पर। लेकिन इससे पहले दिनेश पांडे जी का नाम था, मैं समझ भी चाहूंगा, मैंने उसमें देख नहीं पाया था, भूल गया था। आपने याद कर कितना अच्छा लगता है, एक इस शीर्षक से कोई कविता आपने पढ़नी है, तो मैं स्वागत करता हूँ और क्षमा भी चाहूंगा मोहनदा, मैं समय पर आपको मंच नहीं दे पा रहा हूँ। पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम है, और समय ज्यादा हो रहा है, सीधे कविता पर आता हूँ। अच्छी कविताएं सुनने को मिलते हैं, आनंद आ रहा है। और इसमें मैंने जो बचपन गाँव में जो बचपन बिताया है, लगभग सभी ने बिताया होगा, जो आप सयाने लोग हैं, तो बचपन के कुछ प्राइमरी जूनियर की कुछ चीजों को मैंने उसको याद करने का प्रयास किया है, बस कुछ नहीं है। 50 की उम्र जो पार कर रहे हैं उनको याद दिलाता हूँ, गाँव में बचपन उनका कुछ यूं बीता होगा, उसका सफर कराता हूँ। कुछ कुछ बातें याद आई हैं, बहुत सारी गई हैं छूट, रियाज है बचपन याद दिलाना, कुछ क्षण आप भी अपने बचपन में जाना डूब। नन्हे नन्हे हाथों में न कॉपी न किताब, होती थी लकड़ी की तख्ती, कमेट की दवात। ये बचपन याद कर कितना अच्छा लगता है। तवे की कालिक से तख्ती को काली करना, काली काली तख्ती में शीशी या दवात से घोटा लगाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। तागे को कमेट में डुबोकर तख्ती में रूल खींचना, रूलों के बीच कमेट में डुबोकर कलम से लिखना, याद कर कितना अच्छा लगता है। घोटा लगी समकती तख्ती पर स्वर व्यंजनों को लिखना और लिखकर मिटाना, बार बार लिखना और मिटाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। क्या होता है प्ले ग्रुप या नर्सरी, ये कुछ भी नहीं था जाना। कंधे में तख्ती, हाथ में दवात, सीधे कक्षा 1 में होता था पढ़ना। वो समय याद कर कितना अच्छा लगता है। थोड़ा बड़ा होने पर मलेशिया कपड़े का लंबे फीते वाला झोला सहेज कर उसमें कॉपी किताबों को रखना, पीठ पर पिट्ठू की तरह बस्ता लटकाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। रात में मिट्टी तेल का दिया जलाकर किसी डिब्बे के ऊपर रखना, उसके चारों ओर पढ़ने के लिए भाई बहनों के संग बैठना, याद कर कितना अच्छा लगता है। फूंक मारकर दिया बुझाना, एक दूसरे को आरोपी बनाना, शोर सुनकर माँ का आना, डांट लगाकर फिर से दिया जलाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। गोल वर्गाकार स्याही की टिकिया चूरा बनाकर दवात में घोलना, निगाल की कट लगी कलम को स्याही में डुबो कर लिखना, याद कर कितना अच्छा लगता है। जूनियर कक्षा में होल्डर से लिखना, अंग्रेजी लिखने में जी निब का प्रयोग करना और फाउंटेन पेन को बटन के काज में लटकाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। मोटे खद्दर के कपड़े घुटनों और हिप्स में घिस घिस कर फटना, माता पिता का टल्ली लगाकर उनको दीर्घायु बनाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। क्या बात है पांडे जी, क्या बात है, दीर्घायु बनाना बहुत सुंदर है। हरा धनिया व लहसुन के पत्ते का सिलबट्टे में पिसा नमक पीसते हुए माँ के हाथों की चूड़ियों की खनक का सुनाई देना, याद कर कितना अच्छा लगता है। मडवे की चूल्हे में माँ के हाथों रोटी पकाना, पालक का साग हो या घी या गुड़ की डली के साथ खाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। बाबूजी का शाम को बाजार से घर आने का इंतजार करना, आते ही चीज मांगना, चीज पाते ही हर्षित हो जाना, याद कर कितना अच्छा लगता है। जाड़ों की रात में पराल के ऊपर बिछाए गए खतड़ी, पाल में बिछाए बिस्तर में सिकुड़ कर सोना, याद कर कितना अच्छा लगता है। जाड़ों की रात में तवे में भट भूनकर चबा कर खाना, कथा को सुनना और सुनाना, आड़े पूछना और बूझना, याद कर कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठकर तुषार में बाहर घूमना, बाहर रखी पानी की बाल्टी से जमा खाकर
बर्फ, पता नहीं अलग अलग चीज कहते होंगे, जो बाल्टी में जम रही बर्फ जो, तो बाहर रखी पानी की बाल्टी से जमा खाकर चूसना याद कर कितना अच्छा लगता है। ठंड से बचने के लिए हाथों को फूंक मारकर गर्म करना, शगल के चारों ओर बैठकर कथा कहानी सुनकर हंसना और हंसाना याद कर कितना अच्छा लगता है। अंठी बटनों की गुच्ची खेलना, पिड्डू गुल्ली डंडा खेलना और गुल्ली डंडे में हार जीत पर पदना और पदाना याद कर कितना अच्छा लगता है। पके पके रसीले हिसालू, पके काले काले किलमोड़ा, लाल घिंगारू, पके काले मेहल और पेड़ पर चढ़कर बेड़ू खाना याद कर कितना अच्छा लगता है। उलम खुबानी आलू बुखारा कच्चे ही खा जाना, नींबू गन्ना नाशपाती अनार और बेलों से ककड़ी चुराना याद कर कितना अच्छा लगता है। भीड़े के नीचे छिपना, घरों की गली में छिपना, अचानक से धप्पी मारना, खेल छप्पन छुपाई का खेलना याद कर कितना अच्छा लगता है। भुगतिये के त्योहार में भुगते की माला बनाना, तलवार ढाल डमरू दाड़िम का फूल भुगते की माला में पिरोना याद कर कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठकर नहाना, नहाकर कौवा बुलाना, भुगते की माला को सबसे छिपा कर रखना याद कर कितना अच्छा लगता है। अपनी माला बचाए रखना, भाई बहनों की माला से चुरा कर खाना, लड़ना और झगड़ना, जोर जोर से रोकर स्वयं को हरिश्चंद्र बनाना याद कर कितना अच्छा लगता है, याद कर कितना अच्छा लगता है। धन्यवाद। बचपन की कुछ बातें याद कर कितना अच्छा लगता है। बचपन के परिवेश में बिताए दिनों पर आपने कलम चलाकर भर का पूरा चित्र पहुंचाया, हमें भी बचपन की याद दिलाई। इसके लिए दिनेश पांडे जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद है। क्योंकि समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं अब ज्यादा आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं हूँ। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि आज जो है हमारे बुजुर्गों के सम्मान का ये दिन भी है, आज का दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। तो बस तिलकदा से अनुरोध जरूर करूंगा कि अपना आशीर्वाद देंगे। इतना जरूर कहूंगा, बेटे बहुओं को सौंप दिए, बेटे बहुओं को सौंप दिए, बेटियां जमाइयों को दे दी, हम दो थे दो ही रह गए। स्वागत है तिलकदा पटेल पर, और छोटी सी समीक्षा के साथ अपना इसने आशीर्वाद भी आप देंगे। एक बात मुझे कहनी थी, परमिशन ले लें। जी जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत सुंदर। हाँ, मेरे पास वरिष्ठता पर एक कुछ लाइनें थी, अगर आ गया। वैसे तो टाइम बहुत हो गया, पर पता नहीं, या कल कर लूं। स्वागत है दीदी, सुनाइए सुनाइए। और प्रणाम, और समय मांग रही हूँ, उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। सबसे थोड़ा समय तो अधिक हो ही गया है, पर मैं वरिष्ठता का दिवस है इसलिए बोलना चाह रही। सभी वरिष्ठ जनों को भी और सबको भी प्रणाम हो। तो वरिष्ठता पर मैं 2-3 साल पहले लिखी है। ईश्वर का वरदान वरिष्ठता, देश समाज का मान वरिष्ठता। ये वरिष्ठ जनों को, आप सबको, तिलकदा जी को और आप सबको और मुझे उनको समर्पित है। ईश्वर का वरदान वरिष्ठता, देश समाज का मान वरिष्ठता, वृद्धों का आत्मसम्मान वरिष्ठता, ईश्वर का वरदान वरिष्ठता, अनुशासन की बान वरिष्ठता, समस्याओं का निदान वरिष्ठता, अनुशासन की बान वरिष्ठता, समस्याओं का निदान वरिष्ठता, स्वकृत्यों की आन वरिष्ठता, स्वकृत्यों की आन वरिष्ठता, भावनाओं की पहचान वरिष्ठता, ईश्वर का वरदान वरिष्ठता। वरिष्ठता दीर्घायु का मानक, वरिष्ठता दीर्घायु का मानक, थके पथिक ये विचार है भ्रामक, थके पथिक ये विचार है भ्रामक, परिपक्व मानस का है द्योतक, आजीवन प्रयोगों का परिणाम वरिष्ठता, आजीवन प्रयोगों का परिणाम वरिष्ठता, ईश्वर का वरदान वरिष्ठता। तन बूढ़ा पर युवा है हर मन, तन बूढ़ा पर युवा है हर मन, परिवर्तन का नाम वरिष्ठ जन, परिवर्तन का नाम वरिष्ठ जन। खेलें खाएं और सुनाएं अपने अनुभव अपना जीवन, खेलें खाएं और सुनाएं अपने अनुभव अपना जीवन, बौद्धिकता का स्रोत वरिष्ठता, ईश्वर का वरदान वरिष्ठता। मानसिक स्तर व्यापक अपना, मानसिक स्तर व्यापक अपना, चुनौतियों से टकराते हैं,
मानसिक स्तर व्यापक अपना चुनौतियों से टकराते हैं, रोग शोक से भी लड़ जाते हैं, दुस्तर काम भी कर जाते हैं, रोग शोक से लड़ जाते हैं, दुस्तर काम भी कर जाते हैं। उच्च गुणों की खान वरिष्ठता, ईश्वर का वरदान वरिष्ठता। जुड़ जाए जब सभी वरिष्ठ जन, दे समाज को नूतन जीवन। जुड़ जाए सब जब सभी वरिष्ठ जन, दे समाज को नूतन जीवन। सुसलाहकार भी बन सकते हैं, जीने की राह दिखा सकते हैं, ईश्वर का रचनात्मक जीवन जीते मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं, रचनात्मक जीवन जीते हैं, मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं, वर्गीकरण में ढल जाते हैं, संरक्षक की क्षमता रखते, संरक्षक की क्षमता रखते, सामान्यों से श्रेष्ठ वरिष्ठता, ईश्वर का वरदान वरिष्ठता। सामान्यों में श्रेष्ठ वरिष्ठता, ईश्वर का वरदान वरिष्ठता। आदान प्रदान जब हो स्वविचारों का, अनुभवों का और आचारों का। आदान प्रदान जब हो स्वविचारों का, अनुभवों का, आचारों का, परिवर्तन भी ला सकते हैं, बृहद अनुभवों की खान वरिष्ठता, ईश्वर की वरदान वरिष्ठता, ईश्वर की वरदान वरिष्ठता। धन्यवाद, नमस्कार। महिला के लिए क्षमा प्रार्थी। जी कोई नहीं। और बहुत सुंदर, बुजुर्गों से ही किस्से पुराने मिलते हैं, इन किस्सों में ही तो अनुभव के खजाने मिलते हैं, और बुजुर्गों की छत्र छाया बनी रहे, मिलती रहे। और लिए चलते तिलकराज जोशी जी की ओर। तिलकदा, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद और समस्त पटल पर उपस्थित सज्जनों को हम दोनों का सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आ जाता है। और मोहन जोशी जी ने ये नई जो पहल की है ये अपना नाम देकर करने की, ये और अधिक अच्छा रहा है, बहुत सफल हो रहा है। ये नियम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुंदर है। इसमें हर एक को अपने बात कहने का मौका मिल जाता है, जिसे कुछ कहना होता है वो अपनी बात कह सकता है। तो हमारे आज का मोहन कीर्ति पटल का संचालन हमेशा की तरह से हमारे जन्नदा ने किया, और उनका संचालन अद्भुत रहता है, बहुत सुंदर रहता है। और उनके जो उद्धरण और प्रेरक वाक्य होते हैं वे वास्तव में बहुत इस पटल को और मनमोहक बना देते हैं। आपने सबसे पहले खिलानंद जी को बुलाया। खिलानंद जी की आवाज जरा कट रही थी, फिर भी उनकी कहानी का सार पूरा पता चल गया था। उस कहानी के अनुसार यही शिक्षा थी शेर और सियार के माध्यम से कि जो हम कहते हैं अक्ल बड़ी की भैंस वाली बात में, तो हमेशा अक्ल ही बड़ी होती है। सियार जो है शेर को भी अपने बुद्धि से परास्त कर देता है, ये बात उसमें आई थी। तो बहुत सुंदर बात, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं कि हमारे सयानों ने इस तरह कई बार इस तरह की बातें कही हैं, वो लगता है कि बहुत सही है। उसके बाद आपने गिरीश चंद्र बिष्ट जी को बुलाया, उन्होंने संतुलन पर कहा। संतुलन कैसा संतुलन? प्रकृति का संतुलन, व्यक्ति के आचार व्यवहार का संतुलन, और हमारे हर चीज का जो है संतुलन होना जरूरी है। प्रकृति में संतुलन अगर नहीं होगा तो प्रकृति में ऋतुएं सही ढंग से नहीं हो पाएंगी। शीत गर्मी वर्षा ऋतुएं जो हैं वो अच्छे समय से नहीं होंगे, तो उसके समय के न होने पर उसी तरह से प्रकृति में न खेती होगी, न पेड़ पौधे होंगे, न फूल होंगे। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा तो उसका भी जीवन एकदम बेढंगा हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, और वह मतलब इस जीवन को दुखमय हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। यही उनके कविता का भाव था। बहुत सुंदर आपने अपनी बातें कही कि हमें अपने को बिखरने से रोकना है तो संतुलन अवश्य बनाए रखना पड़ेगा। जीवन का सार ही है कि हम संतुलन रहे, हर चीज में, खान पान में संतुलन, बोल चाल में संतुलन, व्यवहार में संतुलन। जब तक संतुलन नहीं होगा हम जीवन को सरस और सुगम बना ही नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही। फिर आई बाल कहानी श्री मोहन जोशी जी की। आपने एक अद्भुत कहानी गढ़ी है बच्चों के लिए, बड़ा आकर्षक, मनमोहक और प्रेरणादायी कहानी है ये। बुलबुल और तितरवा की कहानी है।
बुलबुल अच्छा संगीतज्ञ है, मधुर वाणी है, मधुर उसका नाम भी है, और तितरुआ जो है वो नृत्य अच्छा करता है। तो दोनों ने मिलकर एक आयोजन में भाग लिया सांस्कृतिक वन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में। तो पहले जरा तितरुआ जो है जरा कुछ कपटी टाइप का है, तो उसने सहयोग नहीं करना चाहा, लेकिन बुलबुल ने अपनी मधुर वाणी से और अपने मधुर व्यवहार से उसको अपने वश में कर लिया और बतलाया कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम निश्चित आगे बढ़ेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, जब दोनों ने किया तो उनका नृत्य और संगीत उस वन में सबसे सुंदर सिद्ध हुआ और शेर ने उनकी तारीफ की। तो इसका मतलब है कि अगर हम मिलकर कुछ काम करते हैं तो उसमें ऊंच नीच छोटे बड़े की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे, जिसको जो काम मिल रहा है वो अगर काम करे, हम जीवन के व्यवहार में भी ये कहानी हमें शिक्षा देती है। बच्चों के माध्यम से ये कहानी जो बतलाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर हम मिलजुल कर कोई कार्य करते हैं तो उस काम को हम बड़े अच्छी तरह से कर पाएंगे और सफल रहेंगे। बहन ज्योति ने घर के विषय में कहा कि बुजुर्गों से घर बनता है, और इसके अलावा उन्होंने सुंदर और मनमोहक मुक्तक प्रस्तुत किए। ये मुक्तक जीवन को समझने और समझाने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और लगता है ज्योति बहन जी काफी गंभीर चिंतक हैं और मननशील व्यक्तित्व वाली हैं, क्योंकि उनके जितने भी मुक्तक थे वे गंभीर चिंतन मनन की अपेक्षा रखते हैं। हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी ने बहुत सुंदर ढंग से एक कविता प्रस्तुत की। मन विहग उड़ ले कदम की डाल पर, मुरली ले बैठे हैं उनके गिरधर। इस तरह से एक कविता सुनाई, बहुत ही सुंदर कविता। इसमें श्रृंगार रस भी था और इसके अलावा अलंकारों की तो छटा इसमें अत्यंत बिखरी हुई थी। श्लेष अलंकार इसमें था, अनुप्रास अलंकार इसमें था, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें था। तो बड़ा आनंद आ जाता है और इसे सुनने में और आपके शब्द चयन भी बड़े सुंदर हैं, तो उसके अनुसार आपको बहुत अच्छा लगता है। तो श्लेष अलंकार इसीलिए हुआ कि उन शब्दों को चुनने का आपका तरीका इतना है कि एक एक शब्द के दो दो अर्थ होते हैं। उनसे कविता की गंभीरता भी बढ़ जाती है और उसका रस भी बढ़ जाता है। तो डॉक्टर निर्मल पंत के बाद दिनेश पांडे जी आते हैं, जिन्होंने बचपन की यादों का सुंदर चित्रण किया। तख्ती से लेकर आगे बढ़ते हुए मुझे क्या हर एक को अपनी बातें याद आई होंगी जब हम पार्टी लेके झगड़ा भी करते थे। मैं तो खूब झगड़ा हूँ पार्टी लेकर और मार खाई भी है तख्ती से और मारा भी है। घर में आकर फिर और पिटाई पड़ी है तख्ती से अपनी बात न मानने पर। वो तख्ती हथियार के रूप में भी कार्य करते थे। तो वो सब बातें याद आ जाती हैं। तो इसलिए ये पटल वास्तव में बहुत अच्छी बात है। कहाँ मतलब ये लगाएगा मैं 80वां प्रवेश करने वाला हूँ अगले महीने में, तो पार्टी वाली स्थिति 10-12 साल की होगी तो 70 साल पहले की बात याद आती है, तो बड़ी गुदगुदी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा हंसी भी आती है अपने आचरण पर और अपने व्यक्तित्व पर कि हम उस उम्र से इस उम्र में पहुंच गए, विश्वास नहीं होता है और समय कितनी जल्दी चला जाता है। वो बात याद तो ऐसा लगता है जैसे वे कल की बात थी। तो इसके बाद शोभा बहन जी ने अपनी बात कही और वास्तव में शोभा बहन जी को रुकना नहीं था आज, क्योंकि उनकी कविता आज समसामयिक थी और आज उसका महत्व अधिक था। आपका व्यक्तित्व, बहन शोभा का व्यक्तित्व भी मुझे बहुत गंभीर और बहुत सुंदर लगता है, बहुत आकर्षक लगता है। आपकी उपस्थिति हमारे पटल को गरिमामय बना देती है और आपकी कविताएं भी बहुत उत्कृष्ट होती हैं। भ्रष्टता पर आपने बहुत सुंदर बात कही। धन्यवाद। मैं टाइम अधिक ले लेता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। जी मोहनदह जी धन्यवाद आदरणीय। सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का बहुत आभार है और चंपा दीदी को भी प्रणाम करता हूँ।
समस्त बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को मेरा चरण बंदन पहुँचे, नमन पहुँचे। और यह दिन वैसे भी खास है कि आज 21 अगस्त 2021 को विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी हमारे नेताओं के द्वारा। और इस दिन जो है एक स्वदेशी वस्त्र को अपनाने के लिए एक आह्वान हुआ था, तो इसमें कई लोगों ने इसकी होली जलाई थी। अभी यही समय था जब जलाई गई थी, और यह दिन वैसे भी हमको सबको याद करना है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में, और शुभकामना देता हूँ वरिष्ठ जनों को। उनका आशीर्वाद पूरे समाज को मिलता रहे, हम सबको मिलता रहे। और पुनः धन्यवाद करते हो, क्योंकि समय बहुत हो गया, मन तो बहुत करता है कि खूब कहा जाए, खूब बोला जाए। और एक ही निवेदन कर सकता हूँ कि कल के कार्यक्रम के लिए ज़रूर आप पहले सूची दे देंगे तो सुविधा होगी, और 12 बजे से पहले डाल दें तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अंत में 6:15 20 मिनट तक हमें इंतज़ार ही रहती है, पता नहीं कौन से कार्य वो आ जाए। तो समय पर रहेगा तो लोगों के अंदर उत्सुकता जागृत होगी और उसको देखना भी चाहेंगे। और मेरा निवेदन ये होगा कि अगर हो सके तो आप टाइप्ड मैटर डाल देंगे, लोग जो यहाँ नहीं जुड़ पाते वो पढ़ जरूर लेंगे उसको, और वो किताब में भी वाकई में भी संकलित हो पाएगा। बहुत आभार सुंदर प्रस्तुतियों के लिए, हमारे आदरणीय हसमुख जी के संतुलन कविता के लिए। और हमारे याद कर कितना अच्छा लगता है दिनेश मार्डी जी का मन भी है, डॉक्टर निर्मल जी की बहुत साहित्यिक रचना का सर्जन करने वाले हमारे पंत जी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हमारी ज्योति दीदी ने मुक्तक पेश किए, और खिलानंद जी ने एक सियार पर बहुत अच्छी कहानी सुनाई, और दीदी ने वरिष्ठता पर बहुत सुंदर रचना दी। अभिव्यक्तियों का यह सफ़र जारी रहेगा, यही आशाओं के साथ मैं सबको प्रणाम करूंगा, निवेदन करूंगा हसमुख जी को एक चुटकुले के साथ समापन की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद मोहन जी। तिलकदास जी, आज वरिष्ठ जनों की बात हो रही है। एक वरिष्ठ, एक वृद्धा और एक वृद्ध के बारे में एक चुटकुला सुनाऊंगा। पहले तो छोटे ही थे, वो धीरे धीरे बड़े हो गए, 60-65 साल तक चले गए, तो उसके बाद 70 में भी बहुत प्रवेश कर गए। तो एक दिन क्या हुआ, वो बुढ़ा जो था बुढ़िया को बहुत प्यार करता था, वो एक पल के लिए भी उसको छोड़ना नहीं चाहता था। जब वो स्नान गृह में भी जाती थी, दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, और जहां जाए बुढ़िया बाहर से रहे, बिल्कुल बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। तो एक दिन क्या हुआ साहब, वो बुढ़िया की माँ थी 90 साल की। तो उसने कहा, देख जब से तेरी शादी हुई है, ये तेरे घर वाला तेरे को तेरे मायके में नहीं आया, तो देख काम कर, चुपचाप छुप करके आ जा, और ये दामाद जी यहाँ आएंगे, जाके इनको फिर डांटूंगी और समझाऊंगी। तो बुढ़िया ने चाल चली। बुढ़िया ने कहा अपने बुढ़ा से, तो हम छुपम छुपाई खेलते हैं। बुढ़ा बड़ा चालाक, बुढ़ा कहने लगा पहले मैं छुपूंगा। तो बुढ़ा जाके छुप गया। बुढ़िया ने सोचा ये छुप गया, तो उसने अपना ट्रंक पकड़ करके अपने बाई के भाग गई, फीवर करके भाग गई। तो जब वहां पहुंची, उसकी माँ ने कहा अच्छा किया बेटा तू आ गई, अब आने दे जवाई को, यहाँ आएंगे फिर बात करूंगी उनसे। तो जनाब उसने कहा तू कपड़े चेंज कर, तेरे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। तो बुढ़िया उसकी माँ जो है नाश्ता बना रही थी, और बुढ़िया अंदर जाकर के अपने कपड़े चेंज करने गई। तो जैसे ही ट्रंक खोला, उसने बुढ़ा बोलता है धप्पा। वो पहले ही ट्रंक में घुस गया था, बहुत बहुत चालाक। बहुत सुंदर। ये है वरिष्ठ नागरिकों का कहावत ही। हंसते हंसते पटेल को विदाई कर तिलक सर को और चपाती जी को खिला दिया। जी जी, मैं तो कहीं मेरे लिए कुछ, हम दोनों के लिए कुछ न कह रहे हो करके। चलिए दीदी की उपस्थिति भी हुई है, प्रणाम करता हूँ दी। और जितने भी लोग आज पटल पर जुड़े, अपना इसने प्यारा आशीर्वाद जिन्हें दिया, उनका आभार है। और अन्य लोग भी जो हमें सुन रहे थे, उनका भी विशेष आभार हम प्रकट करते हैं। और जैसे कि मोहनदा कहते रहते हैं
कि अपना सूची में नाम जरूर दर्ज कराएं, अपनी कविताओं को दें ताकि हम लोगों को आसानी हो और आपकी कविताएं भी पटल पर आए, हम भी अपना ज्ञानवर्धन करें, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ, क्योंकि समय बहुत हो गया है और मैं चलते चलते कहता हूँ प्रणाम, पहले नमस्कार। कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर, तब तक के लिए शुभरात्रि। शिवरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम जी। शुभरात्रि, सीनियर सिटीजन के लिए शुभरात्रि। गिरिराज जी, आज आप जब बोल